तो अभी हम लोग अब वेरियस टाइप्स ऑफ फंक्शंस ऑन आर एंड सी इस पे बात करते हैं। रियल और कॉम्प्लेक्स में हम किस वैरायटी के फंक्शंस पढ़ते हैं, तो वो कैसे होते हैं, कहाँ कहाँ पढ़ते हैं, इस पे भी बातचीत होगी। तो पहला टाइप पे बात करते हैं जो सिंपल एफ आर टू आर होते हैं। ये आपने काफी पढ़ भी लिए हैं और हम इनको कहेंगे, इनका नाम होगा रियल फंक्शंस ऑफ रियल वेरिएबल। तो मेरे ख्याल से इसको बहुत ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। ऐसे फंक्शंस हम कहाँ पढ़ते हैं? हेलो, आवाज आ रही है ना? माइक म्यूट तो नहीं है? नहीं। ठीक। तो पहले टाइप को ज्यादा डिटेल एक्सप्लोर करने की जरूरत नहीं है, वो आप ऑलरेडी जानते हैं। रियल फंक्शंस सब ऐसे ही होते हैं। ठीक हो गया। हम दूसरे टाइप के फंक्शंस जो पढ़ते हैं बच्चों, वो फ्रॉम आर टू सी। तो इस आधार पर इनको क्या नाम देंगे? रियल फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स फंक्शंस ऑफ रियल वेरिएबल। ठीक है बच्चों, इनको हम लोग एक और नाम देते हैं, इनको हम बोलते हैं वेक्टर वैल्यूड फंक्शन। वैल्यूड फंक्शंस। कभी किसी ने पूछ लिया कि वेक्टर वैल्यूड फंक्शंस कॉम्प्लेक्स के सेंस में, तो आप ऐसा भी लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एफ इट्स इक्वल टू cos x plus I sin x, या cos x ट्रॉमा ऑर्डर्ड पेयर में लिखना हो तो यहाँ ये भी लिख सकते हैं। यहाँ आयोटा का मतलब वही √-1 है। तो आप x तो आपने रियल लिया, लेकिन जब उसकी इमेज देखी तो वो एक कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया। कर सकते हैं नहीं ऐसा? सोचिए, मतलब ये रियल लाइन है, इसमें कहीं पर x है और ये बना देगा सर्कल, क्योंकि ये e⁻⁷ है ना। यस सर। तो यहाँ x ऐसा होगा और ये सर्कल ट्रेस हो रहा होगा। तो फंक्शन ऐसा कर रहा है, रियल नंबर को सर्कल में घुमा दे रहा है, ये ऐसा फंक्शन। तो इस तरह के जब मैप आते हैं तो आप उनको वेक्टर वैल्यूड फंक्शन कहते हैं। और वेक्टर वैल्यूड फंक्शंस की जब डिटेल आप पढ़ते हैं बच्चों, तो वो बेसिकली वेक्टर एनालिसिस में होना चाहिए। ये टर्म ज्यादातर हमारा टर्म है, फिजिक्स टीचर का ज्यादा है। क्यों? क्योंकि वो लोग आपको ये थ्योरम पढ़ाते हैं, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, स्टोक्स थ्योरम ऑन कर्ल, और इसी में आपने ये भी पढ़ी होगी ग्रीन्स थ्योरम। वो इंडिपेंडेंटली भी प्रूफ हो जाती है, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम से भी प्रूफ हो जाती है, ग्रीन्स थ्योरम। ये सब जो वेक्टर में बीएससी फर्स्ट ईयर का पार्ट होता है। और अगर आप इसका प्रूफ मेरी ओर से देखना चाहें तो मैंने वेक्टर वाले में किया होगा ये, अब मुझे भी याद नहीं है, 1.5-2 साल हो गए। किसी ने देखा था उसको? किए हैं मैंने प्रूफ ये? यस सर। ठीक है। तो वहाँ मैथमेटिकल वे में कैसे होना चाहिए मैंने भी किया होगा, आप देख सकते हैं। मैंने डाइवर्जेंस, कर्ल, ग्रेडियंट सारी चीजें
एक मैथ्स स्टूडेंट के नजरिए से समझाई है पूरी डिटेल में। और ये अपने आप में एक पेपर है। वैसे वेक्टर वैल्यूड फंक्शंस क्या होती हैं, उनकी प्रॉपर्टीज क्या हैं, वो किस तरह के फंक्शंस होते हैं, ये जानना भी अपने आप में जरूरी है। ठीक, आर से सी में ये हो गया दूसरी वैरायटी। आगे बढ़ते हैं, तीसरी वैरायटी पे काम करते हैं। तीसरी वैरायटी में हमारे पास कॉम्प्लेक्स से रियल मान लेगा, तो इसको क्या बोलेंगे हम? रियल फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल। वेरी गुड, रियल फंक्शंस ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल। जैसे कोई उदाहरण देना चाहेंगे आप लोग? सर mod z। हाँ ठीक हो गया। ये मॉड जेड की कुछ भी पावर ले लो, कोई दिक्कत नहीं। एंड तो वो वही आ जाएगा जेड इस टाइप का मॉड वर्ड ले ले, कॉम्प्लेक्स का कोई भी फंक्शन ले लो उठपटांग, उसका मॉड ले लो, और कोई भी कॉम्प्लेक्स का मॉड लोगे तो वो रियल ही आएगा फिर। तो इस तरह के फंक्शंस जो हमारे होते हैं, तो या फिर हम इसमें किस तरह की थ्योरम पढ़ते थे, कुछ याद है? आप लोगों ने पढ़ी तो है लियोविली थ्योरम, मैक्सिमम मॉड्यूलस प्रिंसिपल। मैंने नहीं पढ़ाया है पहली बार में, लेकिन हो सकता है आप लोगों ने जो तैयारी की हो तो पढ़ा हो किसी ने। यस सर। ये ओपन कनेक्टेड सेट है, डोमेन रीजन कहेंगे हम इसको। तो फंक्शन एनालिटिक है इसके अंदर, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू इसके अंदर नहीं मिलेगी। कहां पर मिलेगी? बाउंड्री पर। तो इस पे काम करेंगे, बड़ा आसान है। मैक्सिमम मॉड्यूलस प्रिंसिपल, जब मैक्सिमम है तो 1/fz के लिए मिनिमम भी बनेगा। फिर हम लोग रियल एनालिसिस में फंक्शन की मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू के लिए हमारे लिए डोमेन का क्या होना जरूरी है? ओपन एंड कनेक्टेड। रियल एनालिसिस में कॉम्पैक्ट। यस सर। तो ओपन की बात नहीं आएगी, क्लोज्ड आएगी। कोई फंक्शन रियल एनालिसिस में अगर वो अपने सुप्रीमम और इन्फिमम को अटेन करता है, फंक्शन अगर सुप्रीमम इन्फिमम को किसी पॉइंट पे अटेन करेगा, प्राप्त करेगा, तो फिर वो मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू भी कही जा सकती है उस समय। तो उसके लिए डोमेन का कॉम्पैक्ट होना जरूरी है। जब भी रियल एनालिसिस पढ़ाते हुए आप डोमेन कॉम्पैक्ट बोलते हैं, तो आप एक तरह से बता रहे हैं कि फंक्शन की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकाली जा सकती है। और डोमेन अगर कनेक्टेड हो, अभी आपने बोला जैसे कनेक्टेड हो डोमेन, तो बच्चों इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम लगाई जा सकती है। ये चीजें ध्यान रखा करो फंक्शंस में। मैं साइड में लिख देता हूँ क्योंकि ये जो टॉपिक पढ़ा रहा हूँ उसका हिस्सा नहीं है, लेकिन हो सकता है जरूरी हो। एफ अगर R2R या कोई डोमेन ए ले लो जो R का सबसेट है, टू R है, तो रियल ही है। और ये क्या है? कॉम्पैक्ट है। डोमेन कॉम्पैक्ट होगा तो सुप्रीमम F एंड infimum F can be attained।
उस मैक्सिमम मॉड्यूलस प्रिंसिपल से याद आया, मतलब मुझे, इसलिए मैंने कहा। और इफ यही ए जो है कनेक्टेड हो तो कौन सी थ्योरम अप्लाई की जा सकती है? इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम। इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम क्या कहती है बच्चों? सर अगर रेंज में फंक्शन अगर दो वैल्यूज अटेन कर रहा है तो उनके बीच के हर एक वैल्यू पे अटेन करेगा। हाँ एक कंटिन्यूअस फंक्शन। बिल्कुल, कंटिन्यूअस फंक्शन के लिए है कि f is continuous and domain is connected, दोनों पॉइंट होने चाहिए। यस सर, डोमेन कनेक्टेड। ये a है और ये r मान लो, ठीक है। और जो फंक्शन f है वो क्या है? कंटिन्यूअस, ठीक हो गया। अब अगर फंक्शन दो वैल्यू ले रहा है, एक्सट्रीम वैल्यू, कोई दो वैल्यू, तो उनके बीच की भी सारी वैल्यू लेगा। इसके लिए जरूरी है कि डोमेन कनेक्टेड हो, तब ले पाएगा, नहीं तो फेल भी हो जाएगी थ्योरम। तो इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम लगाने के लिए रियल एनालिसिस में डोमेन का कनेक्टेड होना जरूरी, और फंक्शन कंटिन्यूअस है, बाकी सब वैसे ही है। और फंक्शन अपने मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू कब अटेन कर पाएगा, उसकी गारंटी कब है? जब डोमेन कॉम्पैक्ट हो। सर फंक्शन को कंटिन्यूअस भी होना पड़ेगा फर्स्ट में? हाँ, नहीं तो मैक्सिमम मिनिमम फर्स्ट में कंटिन्यूटी के लिए, सॉरी, डिसकंटिन्यूअस फंक्शन होगा सुप्रीमम को अटेंड कर पाएगा? जरूरी नहीं है फंक्शन कंटिन्यूअस हो। फंक्शन मैक्सिमम यस सर। मिनिमम वैल्यू गेन करने के बावजूद भी डिसकंटिन्यूअस हो सकता है। यस सर। हाँ, कर सकता है, डिसकंटिन्यूअस हो सकता है। अब रियल की हमारी परेशानी क्या है? कार्तिक, हमारे यहाँ बच्चों को सारी थ्योरम हमारे टीचर्स ऐसे पढ़ाते हैं, f is a function from closed interval ab to r। और आप ये किताबें उठा लीजिए हमारे यहाँ जो चलती हैं, और सारी थ्योरम यहाँ से स्टार्ट हो रही होंगी, गौर करिएगा और नोट्स देख लीजिए बच्चों के। अब प्रॉब्लम क्या है कि ये जो डोमेन आपने लिया है तो कॉम्पैक्ट भी है, कनेक्टेड भी है, तो बच्चे को एहसास ही नहीं होता कि थ्योरम कब फेल हो सकती है। जब भी ये बताया जाए कि थ्योरम कब फेल हो सकती है ना, तब चीजें ज्यादा अच्छी समझ में आती। क्या डोमेन ऐसा लेना जरूरी है? बच्चा ये भी नहीं समझ पाता। हर बार इंटरवल क्यों ले रहे हो? जैसे मैंने लिखा ए इज अ सबसेट ऑफ आर, क्यों नहीं लिख रहे हो? अब वो एक ऐसा है, ए इंटरवल भी हो सकता है, लेकिन इंटरवल ही होना जरूरी नहीं है। आप अपने यहाँ प्रचलित कोई भी किताब उठाइए और गौर करिएगा, कंटिन्यूटी वाला चैप्टर रियल एनालिसिस का, मैक्सिमम थ्योरम इस तरह से दी गई है, एफ फ्रॉम क्लोज इंटरवल ए बी टू आर। अरे क्या है यार, ये डोमेन इतना आप फिट्स कैसे ले रहे हो? तो मैं सभी लोगों से पूछना चाह रहा हूं, ऐसा गौर किया है या नहीं किया है? नहीं किया है तो आप यस। कर लीजिएगा। तो हम तो बात कर रहे थे FC2, इस पे मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा। तो फिर एक चौथी कैटेगरी और आती है फंक्शंस की, C2R हो गया ना। हाँ, तो चौथा क्या होना चाहिए बच्चों? C to C। चौथी कैटेगरी हुई ये वाले फंक्शंस थी, F फ्रॉम C to C, या हम लोग इसको नॉर्मली ऐसे लेते हैं, विच इज अ सबसेट ऑफ C to C। जैसे मैंने यहाँ राइट साइड में ये लिया था, F A इज अ सबसेट ऑफ R, ये ओमेगा है। ओमेगा, ये पहला कैपिटल दूसरा स्मॉल, दोनों ओमेगा है।
तो f फ्रॉम ओमेगा टू c, ओमेगा इज अ ओपन कनेक्टेड लेंगे हम बाद में, वो एनालिटिक के लिए लेंगे, अभी सबसेट ले लेते हैं बस। तो इसे क्या नाम देंगे? complex function of complex variable. Complex functions of complex variables. Very good. तो मेरे ख्याल से इसके डिटेल बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में ऐसे ही फंक्शन पढ़ने वाले हैं। अरे जब रियल एनालिसिस में हमने ऐसे पढ़े थे ये, तो कॉम्प्लेक्स में सी टू सी पढ़ेंगे या सी का कोई सबसेट ले लेंगे, वहां से सी में ले लेंगे। तो ये बहुत छोटी चीज बताई वैसे मैंने कहने के लिए। एफ आर टू आर कौन से फंक्शंस होते हैं, आर टू आर ले लो या फिर कोई आर का सबसेट ले लो, ए टू आर कर दो, ये रियल एनालिसिस का है। आर टू सी वेक्टर वैल्यूड फंक्शंस हैं, ये आप कहाँ पढ़ते हैं, फिजिक्स में ज्यादा अप्लाई हम लोग करते रहते हैं, ये किस तरह के फंक्शंस हैं ये बताना जरूरी है। और वेक्टर वैल्यूड ये 2 डायमेंशन में तो ऐसे चल जाएगा कॉम्प्लेक्स की मदद से। 3 डायमेंशन पढ़ना हो तो फिर IJK लेना पड़ेगा, फिर कॉम्प्लेक्स भी आपकी मदद नहीं कर सकती, क्योंकि कॉम्प्लेक्स 2 डायमेंशनल प्लेन ज्योमेट्री पे काम करते हैं। वाइवा में पूछे जा सकते हैं, एक एग्जांपल दे दो, R2R, R2C, C2R, C2C, तो मालूम होना चाहिए। C2C का एग्जांपल कार्तिक के अलावा बताइए, BSc जो है अभी वही लोग बताइए। नहीं, अरे कोई भी ले लो, FZ इक्वल टू E टू द पावर Z sin Z cos Z, कॉम्प्लेक्स फंक्शन ही है, मेरे ख्याल से क्लियर होगा। तो अब इसे आगे पढ़ाने की जरूरत नहीं है, कुछ नया बताते हैं। लिमिट के कंसेप्ट पे बात करते हैं कॉम्प्लेक्स में। रियल में तो मैंने पढ़ाया है लिमिट। लेट f omega subset of C to C be a function। लिमिट की डेफिनेशन कोई अलग नहीं है, रियल से मिलती जुलती है। चलिए लें इसको, देन अ नंबर, अ रियल नंबर, नहीं कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, a is drawn limit of f at z equal to a if, बाकी तो सब रटा रटाया है, for every epsilon greater than 0 there exists some positive delta such that fz minus fa mod less than epsilon whenever z minus a mod less than delta। ऐसा कर लें, और सरल शब्दों में रखें तो जब z टेंड्स टू a है तो उसमें fz इक्वल टू कैपिटल। अगर मैं fa लिखता तो वो किसकी डेफिनेशन होती यहाँ पर?
लिमिट एफ जेड दिस एफ ए होता तो क्या लिखते हैं? सर कंटिन्यूटी। वेरी गुड। तो लिमिटिंग वैल्यू और फंक्शनल वैल्यू बराबर हो जाती सर ऊपर एक कैपिटल ए होगा ना एफ की जगह पे? है। ट्रांसफर सर ये मॉड एफ ऑफ जेड माइनस एफ ऑफ ए इज लेस देन एप्सिलॉन। लिमिट की डेफिनेशन रियल में क्या देते हैं आप? कि कोई फंक्शन है, लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए एफ एक्स इक्वल टू एल मान लीजिए, तो एफ एक्स माइनस एल मॉड लेस देन, हाँ सॉरी, ठीक, लेस देन एप्सिलॉन whenever x minus a mod less than delta but x may not be। आप इसको डिलीटेड नेबरहुड की बात करते हैं, जेड ए के बराबर ए पर डिफाइन नहीं भी हो सकता ना फंक्शन। यस सर। तो इसलिए हम लोग इसमें लिमिट के मामले में ऐसा करते हैं। वही सारी चीजें हैं जो रियल में पड़ी हैं, रिपीट हो रही हैं बस। कंटिन्यूटी की डेफिनेशन पे काम करते हैं। A function from omega which is a subset of C to C। ओमेगा सी के बराबर भी हो सकता है, सबसेट इम्प्रॉपर भी हो सकता है, पता नहीं है। सेट टू बी continuous at a point z equal to a complex ही होगा if limit z tends to a f z equal to f a। या फिर डेफिनेशन और for every epsilon greater than 0 there exists some positive delta such that f z minus f a mod less than epsilon whenever z minus a mod less than delta। यहाँ नेबरहुड की बात आती है, ऊपर वाले में डिलीटेड नेबरहुड की बात आती है। ये देखिएगा, यहाँ जेड ए के बराबर नहीं हो सकता, तो जेड और ए का जो डिफरेंस है उसका मॉड हमेशा 0 से बड़ा ही होगा, पॉजिटिव। लिमिट में आप ए के आसपास घूम रहे होते हैं, उसके सराउंडिंग, उस पर जाने की जरूरत नहीं है। तो हमने इस पे बहुत डिटेल में रियल पे बात भी की, इसके डिफरेंट फीचर्स पे बात की। यहाँ हम ये कह सकते हैं कि जब लिमिट का लॉजिक लेते हैं आप लोग, तो लिमिट्स मस्ट बी पाथ इंडिपेंडेंट। रियल में तो ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट दो ही लिमिट है, मतलब किसी पॉइंट ए पर आप दो ही तरीके से आ पाते हैं। कॉम्प्लेक्स प्लेन में तो आपके पास अनकाउंटेबल पाथ हैं, कोई भी दो पाथ के अलाउंड वैल्यू अलग अलग आ रही है तो कंटिन्यूटी ब्रेक होगी। तो मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं, आसान सा दूंगा शुरू में, तो लेट such that fz equal to z अपॉन z बार कर देता हूँ।
अगर जेड नॉन जीरो है और जीरो ले लेता हूँ, अगर जेड जीरो है यही ले लेता हूँ, जेड अपॉन जेड बार या जेड बार अपॉन जेड एक ही बात है। टेस्ट its continuity at z equal to 0. तो जीरो पर इस फंक्शन की कंटिन्यूटी बतानी, तो क्या मैं आप लोगों से एक्सपेक्ट करूं या मैं ही बताऊं? क्या हुआ भाई? बता दीजिए सर। अच्छा, और लोग? सर बता दीजिए। अच्छा, पूरी कॉम्प्लेक्स पढ़ रखी है तुमने मुझसे ही, फिर भी बता दीजिए कह रहे हो। सर ये वाला ये स्टैंडर्ड डेफिनेशन से नहीं किया है ना ज्यादा क्वेश्चन। कुछ नहीं, डेफिनेशन में क्या है, जेड अपॉन जेड बार है, बहुत बेसिक लेके चलना है अभी तो। एक्स प्लस आयोटा वाई अपॉन एक्स माइनस आयोटा वाई ऐसे ले ले, जेड जीरो नहीं है तो आपको जीरो पे चेक करना है ना, आपको चेक करना है जेड इक्वल टू जीरो पर। तो जीरो पे एक बार रियल लाइन के अलाउंग आते हैं, एक बार इमेजिनरी लाइन के अलाउंग आते हैं। तो जब मैं अलोंग रियल लाइन ओरिजिन पे आने के कितने सारे रास्ते हैं, हम एक या दो आसान रास्ते उठा लेते हैं। अलोंग रियल एक्सिस उसमें वाई कितना होगा, जीरो। तो जेड टेंड्स टू जीरो का मतलब उस समय पे वाई तो एक्स एक्सिस में हमेशा ही जीरो हुआ, तो जेड जीरो का मतलब हुआ कि केवल एक्स जीरो ही हो जा रहा है। तो लिमिट जेड टेंड्स टू जीरो, एफ जेड का मतलब हो जाएगा लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो एफ जेड, लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो और एक्स प्लस आई जीरो एक्स माइनस आई जीरो, कितना आ जाएगा, लिमिट वन आ जाएगी, फिर एक्स टेंड्स टू जीरो का कोई मीनिंग नहीं हुआ, इसके अलाउंग लिमिट वन आ जाएगी। अब आप ही बताइए, इमेजिनरी एक्सिस के अलाउंग ऐसी तरह तो लिमिट माइनस वन आ जाएगी। आपको ओरिजिन पे आना था प्लेन में, आप दो अलग अलग रास्तों से आए और लिमिट अलग अलग आ जाएगी। तो क्या ये कंटिन्यूटी मेंटेन हो रही है? नो सर। नो सर। हाँ जी, तो फंक्शन डिसकंटिन्यूअस ओरिजिन। दीपक रियल एनालिसिस पढ़ी कुछ? आवाज नहीं, अभी मत बोलो क्योंकि नेटवर्क खराब है तुम्हारे यहाँ। अरे भाई रहने दो, नेटवर्क खराब है तुम्हारे यहाँ। तो फिर ये हो गया, तो कंटिन्यूटी और बेसिक कंटिन्यूटी लो जी, इसने भी दे दिया, टाइम पूरा हो गया। तो हमारे पास ये है। तो यहां तक कोई डाउट है, कुछ बताना है तो बोलिए। सर हाँ जी, सर ये जो हम ओमेगा ले रहे हैं ना डोमेन, हाँ सर ये ओपन एंड कनेक्टेड लेंगे? अभी होलोमॉर्फिक पे आएंगे तो बात करते हैं, अभी तो कोई भी सबसेट था। यस ओके सर। हाँ, ओपन तो मेरे ख्याल से मैक्सिमम लोग जानते होंगे, कनेक्टेड का मतलब थोड़ा सा रहता है कि कनेक्टेड क्या हुआ। तो जो डिस्कनेक्टेड ना हो, सीधी बात है, डिस्कनेक्टेड का मतलब है कि जिस थ्रू आप दो ओपन सेट के यूनियन के तौर पर लिख पा रहे हैं सेपरेट करके, कोई सेट ऐसा है तो डिस्कनेक्टेड हुआ।
तो जब आप क्लोज इंटरवल ले रहे थे या ओपन इंटरवल, इंटरवल हमेशा कनेक्टेड है, वो सिंगल पीस है। तो हम लोग हमेशा ओपन और कनेक्टेड पे काम करेंगे, तब हमारी ये थ्योरम सही है, जो हम नॉर्मली जानते हैं कॉम्प्लेक्स में, हम उन पे बात करेंगे। तो मेरे ख्याल से मैं अब काफी बेस बना चुका हूं आप लोगों का, इतने ज्यादा लेक्चर हो गए हैं प्रॉपर कॉम्प्लेक्स में आने में। तो अब मैं इसे यहीं रोकता हूं और कल अब हम आगे बढ़ेंगे। तो 7 बजे ही टाइमिंग याद रखिएगा प्लीज। तो कल हम सुबह होलोमॉर्फिक फंक्शन से शुरुआत करेंगे ऑफिशियली अब प्रॉपर। इससे पहले इतना सारा चीजें आ गई हैं, जबकि अभी टोपोलॉजी ऑफ कॉम्प्लेक्स पे बहुत ज्यादा फोकस नहीं किया। पहले मैं सोच रहा था, फिर मुझे लगा मुझे तो 4-5 दिन से ज्यादा लग जाएंगे। मैं नेबरहुड समझाऊंगा, फिर ओपन सेट, क्लोज सेट, लिमिट पॉइंट, वही सब समझाना है, मैट्रिक भी है, तो वही वो पढ़ा जा सकता है। तो कल सुबह 7 बजे मिलते हैं। थैंक यू। थैंक यू सर।